हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आप सभी लोग। आई होप बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ऑलरेडी बच्चों मैं इसका एक फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। ठीक है, तो कुछ और भी अभी एमसीक्यूज हमारे बचे हुए हैं जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पहले। ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों, जो हमारा आज का जो एमसीक्यूज है वो ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। कौन सा जो अरेंजमेंट है नॉट परमिसिबल है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कौन सा है। देखिए, एन है, एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू अगर मेरी 5 है तो आप जानते हो यानी एल। नेक्स्ट एल है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एल की जो मेरी वैल्यू हो सकती है 5 से कम, यानी कि 0 1 2 डॉट 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 n-1। यहाँ तक मेरी वैल्यू हो सकती है, यानी कि 5 नहीं होगी, 5 से कम यानी कि 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर एन की वैल्यू मेरी 6 होगी तो एल की वैल्यू मेरी 5 तक हो सकती है लेकिन 6 नहीं होगी। ठीक है, यानी कि फिर नेक्स्ट आता है एम। एम अगर एल की वैल्यू मेरी 3 ली गई है तो एम की वैल्यू मेरी क्या होगी बच्चों, ये इस पर एल पर डिपेंड है। यानी कि 3 एल मेरा एल है मेरा अगर 3, यानी एल की वैल्यू मेरी 3 है तो एम क्या होगा बच्चों मेरा -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। आप देख सकते हैं मेरे लेक्चर मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। यानी कि अगर एल की वैल्यू मेरी 3 है तो -3 से लेकर +3 ये मेरी एम की वैल्यू होगी। ठीक है, तो एस की वैल्यू यानी कि एस की वैल्यू +1/2 या -1/2 ये होगी। चलिए, इसमें तो इतना मैटर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो ये मेरा ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर एन की वैल्यू मेरी 3 है तो एल की वैल्यू मैंने आपको जैसे बताया था ये ऑप्शन में कि 3 नहीं होगी, 3 से कम हो सकती है, यानी कि 2 हो सकती है। और एम की वैल्यू मेरी क्या होगी, -2 से लेके +2 तक। तो लेकिन यहाँ पर एम की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 3 आ रही है, यानी कि ये मेरा रॉन्ग है, ये मेरा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे मेरा 2 होता है एम की जगह 2 तो बात बन सकती थी, बट लेकिन यहाँ पे 3 है तो ये रॉन्ग है, ये नहीं है। चलिए, यहाँ मेरी एन की वैल्यू 3 है तो 3 है तो एल की वैल्यू मेरी 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, एस कोई ये भी ठीक है। बाकी ये भी 4 है तो 0 भी हो सकती है, 0 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो राइट मेरा ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 6th क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ जूल। एक मिनट, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल corresponding टू लाइट ऑफ द वेव लाइट, यानी कि वेवलेंथ मुझे इसकी दे रखी है, सॉरी वेवलेंथ यानी कि 45 नैनोमीटर। आप जानते होंगे वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी बच्चों, 45 नैनोमीटर। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी यानी कि ई कैलकुलेट करना है। चलिए, तो आप जान सकते हैं ई की वैल्यू क्या होती है, ई इजिकल टू क्या होता है, एच में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है ये। ई इजिकल टू एच में होता है, जहाँ पे एच आपका प्लांक कांस्टेंट होता है, ई यहाँ पर हमारी एनर्जी होती है। और ठीक है, म्यू यानी कि हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, और म्यू इजिकल टू हमारा क्या होता है, C/λ। सी मेरा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा मेरी क्या होती है, वेवलेंथ, जो कि मुझे दे रखी है। बस ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट करनी है, आपका आंसर। ठीक है, तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है इसमें, ई इजिकल टू में Hc/λ। लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, बाकी ये फिक्स वैल्यू है, तो आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 4.42 इंटू 10⁻⁻18। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट आ रखा है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मूवमेंट 2.83 bm, यानी कि बोहर मैग्नेट्रॉन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, यानी कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमारा किसका होगा इसमें, 2.83 जो हमें bm दे रखा है ये किसका है, यानी कि ऑप्शंस Ti+3 का है, टाइटेनियम निकल का है, क्रोमियम का है, या मैंगनीज का है, Mn+2। सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों म्यू।
म्यू इज इक्वल टू में n प्लस टू bn, जहाँ पर n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी होंगे वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो किसकी ये 2.83 वैल्यू होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। इसमें से मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 मेरा किसका होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और उसी के बेसिस पर हम करेंगे। चलिए, तो जिसके पास ये आपको जो ये 2.83 दे रखा है ना, इससे ही आपको मालूम पड़ जाएगा जो उसका स्टार्टिंग वाला 2 होता है, यही जो 2 होते हैं वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमारी क्या आ रही है 2, किस में मिलेगा मेरे को, जो हमारा राइट ऑप्शन है उसी को लेके चलते हैं, यानी कि निकल Ni+2, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी उसको देखते हैं हम, Ni28 और +2, 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2, फिर क्या था बच्चों 3p6 एंड स्कूल पब्लिक स्कूल एंड 4s2 एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड 3d8। तो आपने देखा होगा लेकिन इसके पास Ni+2 यानी कि ऑलरेडी ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आया, तो जो उसकी लास्ट शेल 4s2 है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ये लूज हो गए पूरे के पूरे। तो 3d यानी कि लास्ट शेल में कितने हमारे अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको हम चेक करते हैं 3d8 में। तो डी में आप जानते हैं कितनी शेल होती है, 5 होती है हमारी, 1 2 3 4 एंड 5, 8 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन बचे ये अनपेयर्ड हैं, कंप्लीट पेयर नहीं है, तो इसको हम इस n की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, बाकी हमारा आंसर निकल आ जाएगा। तो 2 बच्चों ये हो गया, और अगेन n2 + 2, तो ये मेरा 4 हो गया, 2 × में 4 यानी कि 8√2 आ गया। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा बच्चों, ये 2 मेरा इसमें से बाहर आ गया, यानी कि 2 × 4 यानी 8 की वैल्यू मेरी कितनी निकल जाएगी, 2.83 के आसपास ही मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी। तो इसलिए राइट आंसर मेरा क्या हो गया 2.83 बी। A2 की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो ये आएगी, कैसे निकालते हैं शायद आपको आता होगा, मैं चलिए आपको बताया था आपको। √8 की वैल्यू कितने के स्क्वायर पे जाएगा, 2 के स्क्वायर पे जाएगा, 2 2 4 4, कितना बचा मेरा 4 बचा, ये 2 से हो गया, बट लेकिन मुझे 4 मेरा छोटा है, इस इधर वाले साइड को प्लस कर देते हैं, ये 4 हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम डबल जीरो लेते हैं पॉइंट लगा, तो ले लिया हमने। अब ये मेरा डायरेक्टली 8 से हो जाएगा, 8 8 यानी 64 का 4 6 कैरी, 8 4 जा 32, 30 और 6 कितना होगा 30, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बचेगा, तो आगे भी जाएगा तो 3 भी आ जाएगा। तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो गया इसका Ni+2, जिसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे 2 हैं, बाकी किसी में करेंगे तो इसका ही राइट आंसर नहीं आएगा। फिर आता है एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू d ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम मेरा क्या होगा। बच्चों थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू दी, देखिए d ऑर्बिटल की बात करते हैं तो d में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी l की वैल्यू कितनी आती है। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये अंडर रूट में l+1, ठीक है ना, और साथ में h मेरे यहाँ पर क्या होता है प्लांक कांस्टेंट होता है। तो d में l की वैल्यू मेरी क्या होती है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। देखिए s में मेरी l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। t में मेरी l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। d में मेरी l की वैल्यू क्या होती है, मेरी 2 होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 2 मुझे इसमें पुट कर देना है, क्योंकि एंगुलर मूवमेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला मेरा ये बनना है, क्योंकि और d ऑर्बिटल के लिए निकलवा रहा है। तो d में मेरी l की वैल्यू क्या आती है 2, तो 2 मुझे यहाँ पर पुट करना है, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, √6 और साथ में h, ये मेरा चलता रहेगा, तो √6h ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, देखिए जहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे सेम ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं, किस में करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हैं। आपने देखा होगा जी एक इलेक्ट्रॉन हम एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं 2, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे एस है यानी कि हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है बच्चों, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन डी ऑर्बिटल 4 विच n इजिकल टू मेरा 3 है और l इजिकल टू मेरा 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन मेरे फिक्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था n मेरा यानी कि 3, यानी कि 3 शेल है, l इजिकल टू 1 है। तो देखिए मैंने बताया था l, जब मेरे l की वैल्यू s के लिए मेरा l इजिकल टू क्या होता है, 0 होता है। p के लिए l इजिकल टू मेरा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 1, l इजिकल टू 1 है तो मेरा क्या आ रहा है, p आ रहा है। तो p में मैं कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ बच्चों, मैक्सिमम 6, ठीक हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन d ऑर्बिटल which n इजिकल टू 3 एंड n इजिकल टू 1। मैंने आपको बताया था ना, अभी वही चीज इसमें लागू हुई है। s के लिए मेरी l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। p के लिए मेरी l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। d के लिए मेरी l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। एंड f के लिए क्या होती है, मेरी l की वैल्यू 3 होती है। ये इस तरीके से चलता रहता है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर ऑफ d ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। किसमें बच्चे मेरे अलोंग द एक्सिस होता है, वो होता है dz स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। इसमें मेरा अलोंग द एक्स एक्सिस बनता है। आप इसका जब डायग्राम देखोगे तो जो जेड स्क्वायर का जो डी एक्स का जो वाई स्क्वायर का जो डायग्राम मेरे बनते हैं, शेप बनती है, वो अलोंग द एक्स एक्सिस बनती है, ठीक है ना, अलोंग दी एक्स एक्सिस बनती है। डी एक्स वाई मेरी नहीं बनती है लेकिन यहाँ बनती है, तो इसलिए लेकिन दोनों मुझे देखने हैं, तो ये इसी वजह से मेरा रॉन्ग हो जाएगा और ये भी मेरा गलत है, और इसमें ये ठीक है बट लेकिन ये गलत है, तो ये भी नहीं इसमें, लेकिन दोनों में मेरी अलोंग दी एक्स एक्सिस बनती है। नेगेटिव, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एनायन। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड मेरा क्या है, एनायन। चलिए मैं इसका आपको एक बार शेप भी दिखा दूँ किस तरीके से शेप मेरी बनती है, ठीक है ना। शेप जो मेरी बनती है इसके बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जस्ट वेट। ये देख सकते हैं बच्चों आप किस तरीके से हमारी शेप बनी है, यानी कि ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो शेप मेरी बन रही है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बन रही है, यानी अलॉन्ग द एक्सिस बन रही है, ठीक है ना। ये एक्स है, ये है, बाकी सब क्या है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस नहीं, अलॉन्ग द एक्सिस नहीं है। इसमें भी देख लो ये अलॉन्ग द एक्सिस है, ये एक्स, ये जो एक्सिस है उनके ऊपर हमारी ये शेप बन रही है, ये इस तरीके से बीच में बन रही है। और ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर है, ये बच्चों मेरी क्या अलॉन्ग दी एक्सिस, यानी एक्सिस के अलॉन्ग। बस ये हमारा बाकी जो है इसका आंसर है, राइट आंसर, इसलिए हमने उसको टिक किया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है उसी पे चलते हैं। बाकी देखते हैं, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड द एनायन। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों, विच इज द यूनिट, विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ द प्रेशर। अच्छा प्रेशर की यूनिट मेरी कौन कौन सी, नहीं बार, आप सब जानते हैं ये यूनिट है मेरी प्रेशर की, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी है, और टोर भी है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर ये मेरी प्रेशर की यूनिट नहीं है, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता बच्चों मेरा, इसका मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला काउंट करना है जो कि हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन, कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स इसका जो एलिमेंटल एनालिसिस कितना दे रखा है बच्चों, कार्बन का 38.71% है, हाइड्रोजन का इतना दे रखा है मुझे, ऑक्सीजन का इतना दे रखा है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे इसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब जो एलिमेंट है वो हमने ले ली, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन सबका परसेंटेज लिखिए जो मुझे दे रखा है, 51.62, 9.67, 38.17। इन सबका बच्चों एटॉमिक मास क्या होता है वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर हम क्या निकालते हैं, मोल रेशियो निकालते हैं। मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास में ये दे रखा है, ये इसका मोलर मास है, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मोल रेशियो निकल कर आएगा इन सबका। फिर हम क्या करते, सिंपल रेशियो निकालते थे, जो भी स्मॉलेस्ट होता था मोल रेशियो उससे हम डिवाइड कर देते थे सभी मोल रेशियो को।
तो स्मॉलेस्ट मेरा कितना 3.22, हमने सबको डिवाइड कर दिया 3.22 से, तो ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। बस इनको जो है कार्बन के कितने मोल्स निकल के आए, मेरे एक निकल के आए, तो सी हो गया। एच के कितने हैं बच्चों, 3 है, तो CH3 हो गया, और O का मेरा कितना 1, तो राइट आंसर मेरा कितना हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलिए पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट है, अ सिंबल नॉट ओनली रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द एलिमेंट बट आल्सो रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा नेम के साथ साथ, वो करता है एटमोसिटी, ऑटोमेसिटी। कैसे, सिंबल ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट द नेम अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ द सेम एटम इन रूम कंडीशन विच इज इट्स एटोमिसिटी, इसको क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है ना, तो नेम उसके सिंबल के साथ साथ क्या करता है, एटोमिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज द केल्विन, ऑल्सो द सेल्सियस टेम्परेचर स्केल इज आल्सो यूज, it is considered a derived SI unit and is generally used to measure every day in temperature। ठीक है, तो इन केल्विन स्केल द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इस कितना होता है हमारा 0 केल्विन, इसलिए हम क्या करते हैं, केल्विन को ही लेते हैं। रीडिंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, हाउएवर नथिंग could possibly ever reach this temperature absolute zero। According to the Celsius is approximately minus 273 degrees Celsius, water boil at 373 Kelvin and freezing at 273 Kelvin। तो हमारा एसआई यूनिट टेम्परेचर क्या हो जाएगी बच्चों, केल्विन हो जाएगी, इसको आप याद रखिएगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन दी नंबर 1.065, सबसे पहला ही हमारा रूल होता है कि जीरो बिटवीन दी नॉन जीरो डिजिट्स को हम कंसीडर करते हैं, तो ये सारे हमारे कंसीडर होंगे 1065, टोटल मेरे कितने होंगे 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे मेरे। नेक्स्ट आता है द करेक्टली रिपोर्टेड आंसर ऑफ एडिशन, इन सबका मुझे एडिशन करना है, 29.4406, 3.2 एंड 2.25 विल हैव द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इन सभी में मेरा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो क्या होगा, तो सबसे पहले बेटा ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर देते हैं। तो इस इन 3 नंबर में सबसे छोटा नंबर मेरा कौन सा है, 2.25 मेरा सबसे छोटा नंबर है, तो उसका जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि 2.25 का सिग्निफिकेंट फिगर मेरा क्या होगा 3। नेक्स्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू दी बोहर थ्योरी द एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट, 5th ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम मेरा क्या होगा अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी। तो बेटा बोहर थ्योरी क्या होता है, एंगुलर मूवमेंट NH अपॉन में 2 पाई, ये हमें रिलेशन मिला था वहां से। तो n की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है यहाँ पे 5th, यानी कि 5th ऑर्बिट, यानी कि n यानी कि 5th शेल, तो 5h अपॉन में 2 पाई, ये 2 से 5 कट गया 2.5 बार, तो 2.5 h अपॉन में पाई, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबेडियम एटम। अब देखिए जो रुबेडियम मेरा होता है ये किस, इसके लिए जो मतलब 4 क्वांटम नंबर मुझसे करेक्ट सेट पूछ रहा है, इसमें कौन से करेक्ट सेट है 4 क्वांटम नंबर का, इसके लिए रुबेडियम के लिए। देखिए रुबेडियम जो मेरा होता है ये फर्स्ट यानी कि ग्रुप का है, अल्कली मेटल जिसमें है, और किस शेल का है, 5th शेल का है, तो डेफिनेटली n इजिकल टू मेरा 5 हो जाएगा, तो 5 से ही स्टार्ट हुआ है, ये भी 5 से, ये भी 5 से, यहाँ तक मेरा ठीक है। फिर जब फर्स्ट शेल का तो लास्ट में मेरा क्या आएगा बच्चों, NS1 आएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, तो NS1 यानी कि कब होता है बेटा, S में L की वैल्यू मेरी क्या होती है 0 होती है, तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ 1 है तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ठीक है चलो कुछ हद तक। फिर जब मेरी L की वैल्यू 0 होगी तो N की भी क्या होगी मेरी 0, तो बस ये होगी ना बात, तो ये मेरा ठीक हो गया, क्योंकि L की वैल्यू पे ही डिपेंड है मेरी M की वैल्यू, तो S की वैल्यू मेरी, S में L की वैल्यू मेरी क्या होती है 0 होती है, और M की क्या होगी मेरी, जब क्योंकि 0 से है, क्योंकि अगर L की वैल्यू मेरी 1 होती है तो M की क्या होती है -1 से लेकर +1 तक, बट यहाँ पे 0 है तो M की भी 0, इसलिए राइट आंसर मेरा क्या होगा बी हो गया। फिर है इन दी मॉडर्न पीरियडिक टेबल द पीरियडिक पीरियड्स इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, जो पीरियड्स होते हैं हमारे किस वैल्यू को इंडिकेट्स करते हैं, इस तरीके जो पीरियड होते हैं टोटल 7 होते हैं ना, 7 पीरियड्स होते हैं, तो क्या होता है n को इंडिकेट करते हैं, किसको कहते हैं n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, जिस तरीके से हमने n यहाँ पर 5 माना था। रुबेडियम की बात करें तो 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे मेरा क्या होगा रुबेडियम होगा। नेक्स्ट आता बच्चों द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ दिस
ऑफ द पीरियड टेबल, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे मेरे 5th पीरियड में, अगर मैं ऐसे लेफ्ट टू राइट काउंट करूंगा तो वो बच्चों मेरे होंगे 18। काउंट कर देना, आप देखिए। द नंबर ऑफ नोडल पिन प्रेजेंट इन दी एसएस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो होता है बेटा मेरा 1। कितना होता है नंबर ऑफ नोडल पिन, कितना होता है मेरा 1 होता है, किसमें, एसएस जब मेरी एंटी बॉन्डिंग होती है। द हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 मॉलिक्यूल, क्या होता है बच्चों, sp2 होता है। मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का टॉपिक है, आप उसमें एक बार देख लीजिएगा। SO2 में सल्फर की मेरी हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp2 होगी। और हाइब्रिडेशन हम कैलकुलेट किसके लिए करते हैं, सेंट्रल एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें मेरा सेंट्रल एटम कौन, मेरा O है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, SO2, O इधर आ गया, O उधर आ गया, O को डबल बॉन्ड, यानी कि इसको डबल बॉन्ड, जब तो मेरा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बेटा यहाँ पे मेरे कितने 2 हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये पाई है, एक ये पाई है। लोन पेयर कितने बचे, सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। इसमें से 2 उसने यहाँ यूज़ कर ले, 2 मेरे यहाँ बचे, यानी एक लोन पेयर बचा और 2 मेरे सिग्मा बॉन्ड आ गए, यानी कि 1 प्लस में 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 2। टोटल मेरी हाइब्रिडेशन कितनी आ गई 3, सॉरी स्टेरिक नंबर मेरा कितना आ गया 3। जब स्टेरिक नंबर मेरा 3 होता है, हाइब्रिडेशन मेरी क्या होती है, sp2। तो ये रहा sp2, ये याद करना पड़ेगा आपको। जब स्टेरिक नंबर मेरा 2 आएगा तो हाइब्रिडेशन मेरी क्या होगी, sp होगी। जब स्टेरिक नंबर मेरा 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन मेरी क्या होगी, sp2 होगी। स्टेरिक नंबर मेरा जब ये 2 है, जब 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन मेरी क्या होगी, sp3 होगी। CH4 के केस में यही होता है। कार्बन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मीथेन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, एक H मेरा ये आ गया, एक H मेरा ये आ गया, एक H मेरा ये आ गया, एक H मेरा ये आ गया। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें, 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, और लून पे कितने 0, तो 4 स्टेरिक नंबर आएगा। तो जब 4 मेरा स्टेरिक नंबर होता है तो हाइब्रिडेशन मेरी क्या होती है, sp3। ये 3 आएगा, यहाँ पे ये 4 आएगा। 4 मेरा स्टेरिक नंबर क्या आता है, sp, ये मीथेन का होता है हाइब्रिडेशन। और इसी तरीके से मेरी sp2 किसकी निकली, सल्फर की निकली, किसमें, SO2 में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनता है, देखिए Ca ये हो गया, इससे मेरे 2 कार्बन अटैच हैं, वो बेटा इनके बीच में इस तरीके से ट्रिपल बॉन्डिंग होगी और ये इस तरीके से अटैच होंगे। ठीक है ना, तो ये इसका स्ट्रक्चर, आप इसको याद रखिएगा। अब कैल्शियम कार्बाइड ये हो गया, तो इसमें कार्बन के बीच में पूछा, इनकी बिटवीन 2 कार्बन, 2 कार्बन मेरे ये रहे, इनके बीच में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछ रहा है। तो देखिए जब 3 ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसमें 1 सिग्मा होता है, बाकी 2 मेरे क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो 1 सिग्मा 2 पाई कहाँ बनता है बच्चे मेरा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। बाकी मैं नेक्स्ट और MCQs आपके लिए लेके आऊँगा जल्द ही क्लास 11th के लिए। तो बच्चों आप ये MCQs आप करेंगे तो मेरे हिसाब से चैप्टर भी आपका बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो चैनल में बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।